दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपना मॉक टेस्ट नंबर 5, जो कि हम जनरल अवेयरनेस का डिस्कस कर रहे हैं और ये उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। फोकस ये करते हुए है टीचिंग एग्ज़ाम्स को, चाहे DSSB हो, KVS हो, NVS हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 5th मॉक टेस्ट होगा और ये 20 क्वेश्चन, हम टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि DSSB में 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले 4 सेशंस हो गए हैं, आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको जनरल अवेयरनेस के करा दिए हैं DSSB के, तो वो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये अभी तक के 5 जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। तो चलिए, अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी होती है बिफोर दी सेशन। अब हम सेशन शुरू करते हैं बिना देरी के। और PDFs आपको कहाँ मिलती हैं इन सेशंस की रिवीजन के लिए, वो आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। तो अब फुल फोकस्ड होकर वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये कि क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एक बार अगर करा दिए जाएँ तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। रिवाइज़ कर लेना, फिर भी PDF ले लेना इस सेशन की, ठीक है, मिल जाएगी आपको। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मैंने डैश लगाया है, ये क्या है, फिलिंग द ब्लैंक है 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि डैश कश्मीर का पारंपरिक नाटक रूप है, ठीक है, नाटक रूप बताया गया है, और ये नृत्य, संगीत और नाटक काल का अनूठा संगम है, ठीक है। नाट्य कला का, सॉरी, ये क्या है, नाट्य कला, नृत्य, संगीत और नाट्य कला का ये एक अनूठा संगम है। जबकि मूलतः ये क्या है, स्वांग मुख्य रूप से किस पर आधारित था। मूल रूप से जो स्वांग जिसको कहा जाता था वो किस, तो क्वेश्चन को फिर से दोबारा समझना। इसमें थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखो 20 के 20 क्वेश्चंस ना तो इजी होते हैं, ना टफ़ होते हैं, ना मॉडरेट होते हैं। तो आज के सेशंस में कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, तो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बार की जगह 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पर क्लियर करेंगे। इनमें से क्या, तो देखो जो भांड पाथर नाम से है, यही नाम है इसका, भांड पाथर, ये कश्मीर का पारंपरिक नाट्य रूप है। ये जो है नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम भी कहलाता है, क्या, भांड पत्थर। लेकिन मूल रूप से जो स्वांग था वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होता था। स्वांग जो होता था वो आधारित होता था संगीत पर। स्वांग किस पर आधारित होता था, संगीत पर, यानी कि म्यूज़िक पर। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आप चाहो तो क्योंकि मैंने आपको हर सेशन में बोला हुआ है कि लिखे क्वेश्चन भले हिंदी में है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ूंगी आपके लिए। तो क्वेश्चन था, डैश द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर which is a unique combination of dance, music and acting, whereas originally the theatre from Swang was mainly dash based। तो वो हमने पढ़ लिया कि जो भांड पाथर है, कश्मीर का पारंपरिक नाट्य रूप है, ये नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है। और जो स्वांग है वो किस पर आधारित होता था, संगीत पर। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 1 लाइनर फॉर्म में ही हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम समझ पाएँ। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। दूसरा जो आपके सामने सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा परिचित कराया गया। तो यहाँ पर एक फिर से डांस फॉर्म से क्वेश्चन है, कहाँ की, असम की। तो जो डांस फॉर्म है उसका नाम है सत्रिया। तो क्वेश्चन आपसे और किस तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस आपको दे देंगे कि या फिर आपको पूछेगा सत्रिया किस जो डांस फॉर्म है किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो आपका जवाब होगा असम। या असम की इनमें से कौन सी डांस फॉर्म है, 4 डांस फॉर्म आपको दे देगा और पूछेगा, एक में सत्रिया दिया होगा, तो वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली कह रहा है कि इस डांस फॉर्म को इंट्रोड्यूस कराया था जो सुधारक और संत थे, श्रीमंत शंकर जी ने। लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानना सिर्फ इतना ही है कि जो ये डांस फॉर्म है, पहली बात तो सत्रिया क्या है, एक डांस फॉर्म है, नृत्य है, और ये कहाँ का है, असम स्टेट का है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वाल्मीकि जी हैं उनको
प्राचीन कवि हैं वाल्मीकि जी, पुराने समय के, इनको आदि कवि भी कहा जाता है। तो कौन से प्राचीन कवि हैं जिनको आदि कवि भी कहा जाता है? तो उनका नाम है वाल्मीकि। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकती कि ये कितने सारे एग्ज़ाम्स में कई अलग अलग पूछा गया है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है हॉर्नबिल नागालैंड में। हॉर्नबिल नाम में न आ रहा है, उसी से याद रखिएगा, नागालैंड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टैटिक जीके का सवाल है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का है? तो ये नागालैंड स्टेट का है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की जो प्रतिमा है वो किस वंश का एक एग्जाम्पल देती है? तो जो बुद्ध जी की प्रतिमा है सारनाथ में, ठीक है, खड़े हुए बुद्ध जी हैं उसमें, सारनाथ में ये प्रतिमा है, ये एग्जाम्पल देती है गुप्ता वंश का। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल देती है? गुप्त वंश का ये एग्जाम्पल देती है आपको। तो आप याद रखना, स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ सारनाथ इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए एक कार्यशील पूंजी है? क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कैपिटल, इनमें से कौन सी फिजिकल कैपिटल है जो कि एक वर्किंग कैपिटल होती है किसी भी फैक्ट्री के लिए? ठीक, तो वो होता है कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है उसका रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला देखो, ये रिपोर्ट हम लगातार 2 सेशन से, और ये तीसरा सेशन है, कौन सी रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन लगातार देख रहे हैं और आज भी हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को? सीधा सीधा सवाल है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, विश्व बैंक। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। और अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसकी गतिविधियां किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं? कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि किसी भी सामान को प्रोड्यूस नहीं करते? हु डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स। ठीक है, तो देखिए आपने सेक्टर्स के बारे में सुना होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी और सेकेंडरी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर होता है यानी कि तृतीयक क्षेत्र, वो किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। कच्चा आलू किसकी उपस्थिति के परीक्षण के लिए आदर्श नमूना है? कच्चे आलू से किस चीज़ का परीक्षण हम कर सकते हैं अच्छे से? ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है रॉ पोटैटो इज़ अ परफेक्ट सैम्पल फॉर द टेस्ट ऑफ, किसकी प्रेजेंस के लिए हम रॉ पोटैटो का सैंपल ले सकते हैं? कच्चे आलू का। ठीक है, तो आपने स्टार्च के बारे में सुना है, जिसको हिंदी में मांड कहते हैं। स्टार्च के टेस्ट के लिए, जानने के लिए हम कच्चे आलू का यूज़ कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट दी कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या वनों की कटाई करने से भूजल स्तर में वृद्धि होती है? नहीं, कमी होती है। पेड़ों के कटने से जो वाटर लेवल है वो कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो ये परिणाम जो है इसका नहीं होगा भूजल में। जबकि क्या क्या परिणाम और होते हैं, देखो, भूजल के स्तर में कमी आती है, प्रदूषण बढ़ता है, पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होती हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन भूजल स्तर में वृद्धि नहीं, कमी होती है। तो क्वेश्चन में ये देखना है कि नहीं आपसे पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से नहीं है? मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिलोंग टू दी मोनेरा किंगडम। ठीक है, मोनेरा किंगडम से यीस्ट संबंधित नहीं है। तो आप पूछो कि मोनेरा किंगडम से क्या जो है बिलोंग करता है। तो पहले तो ये याद रखना कि जो यीस्ट होता है ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग नहीं करता। तो क्या बिलोंग करता है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। रॉड शेप्ड बेसिलस, रॉड के आकार का जो बेसिलस होता है, जीवाणु होते हैं, वो आपके बिलोंग करते हैं मोनेरा किंगडम से। और साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड रॉड शेप्ड बेसिलस ये मोनेरा जगत से संबंधित है, मोनेरा किंगडम से। यीस्ट संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, तो लाइक करते हुए चलिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग का एग्जाम्पल नहीं है। तीव्र रोग का मतलब यहाँ पर है एक्यूट डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीज़। तो भाई जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप, वो किसी भी एक्यूट डिजीज़ में नहीं आता। तो आप पूछोगे मैम एक्यूट डिजीज़ में क्या आता है। एक्यूट डिजीज़ में आ गया सिंपल आपका गला दर्द होना, सिंपल खांसी ज़ुकाम होना, ठीक है, फ्लू होना, ये आपके तीव्र रोग में आ जाते हैं, यानी कि एक्यूट डिजीज़ में। जबकि ब्लड प्रेशर एक्यूट डिजीज़ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित होता है। व्हाट डज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है तो क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है, किस प्रोसेस के द्वारा वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि फिज़िकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा और बायोलॉजिकल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल का ठोस रूप है। जल का ठोस रूप आपसे पूछा है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो आप जानते हो ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिमनद हिंदी में बोलते हैं, हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स, वो जल का ठोस रूप कहलाते हैं। क्लियर है, ये इसको आप याद रखिएगा। अगला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज़ दी लक्षद्वीप लोकेटेड। लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये अरेबियन सी में आता है, अरब सागर में। कॉमन सवाल है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो आप याद रखिएगा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। निम्नलिखित हिमालय की निम्नलिखित उप प्रभागों में किसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर सिंपल पूछा है कि हिमालय की जो ये 4 पर्वतमाला हैं कौन से हिमालय में आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये जो चारों हिमालय की पर्वतमालाएं हैं ये आपके आती हैं उत्तर पश्चिमी हिमालय में, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में आती हैं। कश्मीरी भी इसको बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है, कश्मीर में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज़ कंप्राइजेस काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। किस में आ गई ये, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में, यानी कि उत्तर पश्चिमी हिमालय में आ जाती हैं। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। 17वां सवाल आपसे कहता है कि अरुणाचल हिमालय के जातीय आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचलित स्थानांतरित कृषि या स्लैश या बर्न कृषि तकनीक को यूज़ करता है। अरुणाचल प्रदेश में टेक्निक यूज़ होती है, तो ये जो खेती है ये कहलाती है झूम खेती। सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ईवीएस का बेसिकली क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। फिर से एक बार इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देती हूँ। द टेक्निक ऑफ शिफ्टिंग, देखो जो स्थानांतरित कृषि है ना, झूम खेती में आती है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो टेक्निक ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड बाय एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल हिमालयाज़, उसको क्या बोलेंगे, झूमिंग या फिर झूम खेती, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 18 आपसे कहता है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे शिखरों पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के जो ऊंचे शिखर हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, उन पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, लेप्चा। हाइयर रीचेस ऑफ दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज
आर इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? तो लेप्चा याद रखिएगा। किसके टॉप पर, किसके ऊंचे शिखर पर? दार्जिलिंग के और सिक्किम के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री घूमती है? तो बिफोर एंटरिंग इन बांग्लादेश जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 90 डिग्री मुड़ती है किधर? दक्षिण में। ठीक है, 90 डिग्री कौन सी दिशा में मुड़ती है? वो दक्षिण दिशा में। ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रख लेना। किस बांग्लादेश में जाने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी 90 डिग्री दक्षिण दिशा में मुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है वो कितना आगे है ग्रीनविच मध्य टाइम से? तो 5.5 घंटे आगे है, ये आप याद रखना। 5 hours 30 minutes। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं इस मॉक टेस्ट के। 1-2 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो आप सभी को ये बात याद रखनी है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेदों में माना जाता है, ओल्डेस्ट वेदों में माना जाता है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्राचीन शहरों और राज्यों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। हमें व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण में, तो ये उत्तर है और ये दक्षिण, ऐसे व्यवस्थित करना है, ऐसे। ठीक है, इस दिशा में। तो पहले कन्नौज आएगा, फिर अजंता आएगा, फिर ऐहोल आएगा आपका, ये कोई जगह है। ठीक है, ऐहोल। तो यहाँ पर ये इस दिशा में। देखो ये जोग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली आप मैप द्वारा कर पाते हो। कन्नौज यूपी में आ गया, अजंता आपका महाराष्ट्र में। तो अगर आपको स्टेट का पता है मैप में तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, बिकॉज बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट वो वीडियो को लाइक नहीं करते। और तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है। और अगर ऐसे ही एग्ज़ाम तक हमारे सेशन चलेगा, पूरी कोशिश रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएँ, मॉक टेस्ट कराए जाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके और दोस्त फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक बतानी है कि 80 to 90% ऑफ आर व्यूअर्स जो वीडियो को हमारी देखते हैं वो अनसब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। 90% लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो, आपके काम आती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी अपनी तैयारी आप लगातार करते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं रह गया है। व्हाटएवर और विच एवर सोर्स जो भी आपको पसंद है वहाँ से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन पढ़ाई ज़रूर जारी अपनी रखिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अच्छा, वीडियो की जो PDF है आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाम उसका सिलेक्शन मेट के नाम से ही है। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDFs लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।